सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के पिछले 9 वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चार्जेस के बारे में, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में, और ढेर सारे हम क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलम्स लॉ भी सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा 2 ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूले जो आपकी लाइफ को बना देंगे बहुत आसान। सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू विल नो इट ऑल। बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो हेड एंड डू दैट सो दैट आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में होता क्या है, जैसा कि हम 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का मीनिंग क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है कि जब कभी मेरे पास एक कोई पॉइंट है, उसके ऊपर एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस का जब सम जो है वो ज़ीरो हो जाए, या जो नेट फोर्स एक्ट करेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर वो जब ज़ीरो हो जाए, तो मैं बोलूँगा कि वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे हम चार्जेस के लिए करेंगे। जैसा कि हम मैकेनिक्स में 11th स्टैंडर्ड में किसी भी पॉइंट को इक्विलिब्रियम में कंसिडर करके हम उसके लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट करते थे, सिमिलरली यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वो कंडीशन, वो सिचुएशन जहाँ पर हमारे कोई भी जो चार्जेस है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस विथ 2 डिफरेंट केसेस। पहला केस 1 जहाँ पे 2 चार्जेस सेम नेचर के होंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। पहले चार्ज को मैंने Q मान लिया, दूसरे चार्ज को मैंने लेट्स से 4Q मान लिया, सही है। अब मैंने Q और 4Q ये 2 चार्जेस मान लिए। मैंने क्वेश्चन में केस में क्या लिखा है? 2 चार्जेस ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब दोनों के दोनों मैंने पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर किए हैं, एक +Q है और दूसरा +4Q है, राइट। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं L डिस्टेंस मान लेता हूँ, सही है। अच्छा, तो मेरे पास 2 चार्जेस है Q और +4Q, और ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या है? L है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करूँ जहाँ पे अगर मैं कोई एक तीसरा चार्ज लेके आके रखता हूँ इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ, तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे दूसरा एक चार्ज ड्रॉ करने वाला हूँ ग्रीन कलर से। मैं थर्ड चार्ज की ऐसी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं जब उसको रखूँ तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। अब इक्विलिब्रियम में रहे का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उस चार्ज के ऊपर एक्ट करने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स 0 कब आएगा? अब मेरे पास में सबसे पहले तो जब मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक पोजीशन ऐसी फाइंड आउट करनी है, तो पहली तो ये चीज़ हमको कंफर्म है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, या इन दोनों के वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग दीज 2 चार्जेस ही कर रहा होगा, करेक्ट। तो मैं जो पोजीशन फाइंड आउट करूँगा वो भी मैं अलॉन्ग द सेम लाइन ही फाइंड आउट करूँगा कि उस पर्टिकुलर लाइन पे द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, उस लाइन के अलॉन्ग में मैं कौन से जगह पर एक चार्ज को रखूँ सो दैट वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अब मेरे पास बेसिकली 3 रीजन्स हैं जहाँ पर ये चार्ज हो सकता है। मैं इन रीजन्स को बोलता हूँ रीजन 1 विच इज़ लेफ्ट ऑफ Q चार्ज, एक मैं लिख रहा हूँ रीजन 2 विच इज़ इन बिटवीन द 2 चार्जेस, और एक मैं लिख रहा हूँ रीजन 3 विच इज़ टू द राइट ऑफ 4Q चार्ज, राइट। अब इन तीनों रीजन्स में से कौन से रीजन में होगा, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं। अब लेट्स से मैं एक पॉजिटिव चार्ज ला के रीजन 1 में रखता हूँ। अब अगर मैंने रीजन 1 में एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो Q चार्ज की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कहाँ एक्ट करेगा? अवे, राइट, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स दोनों पॉजिटिव चार्जेस। सिमिलरली +4Q की वजह से भी रिपल्सिव फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे देखो कि दोनों जो फोर्सेस है, दोनों चार्जेस जो है Q और 4Q, वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर धक्का दे रहे हैं, अपने से दूर ढकेल रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो जो चार्ज है वो दूर जाएगा। तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट एक्ट कर रहा है, और वो चार्ज इक्विलिब्रियम में कभी हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा वो 0 होना चाहिए। तो रीजन 1 तो मेरा एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली मैं रीजन 3 की बात करता हूँ। अगर मैं रीजन 3 जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, अगेन द सेम चीज़ होगी। दोनों जो चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्जेस इसको रिपेल करेंगे अगेन टुवर्ड्स द सेम साइड, तो ये जो चार्ज है वो फिर से इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि रीजन 1 और रीजन 3 में मेरा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट नहीं आ सकता। तो कहाँ आएगा? डेफिनेटली रीजन 2 में आएगा। कैसे आएगा वो भी बताता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं कोई चार्ज को यहाँ रख दूँ,
मतलब रीजन 2 मतलब बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम में आने के चांसेस है। क्यों है? क्योंकि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, है ना, रिपल्सिव फोर्स, और प्लस 4q जो चार्ज है वो भी इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और सिंस अब यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर एक्ट करने वाले दोनों जो फोर्सेस है, लेट्स से F1 एंड F2, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे चांस है कि ये चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इक्विलिब्रियम पे आने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? नेसेसरी कंडीशन ये होगी कि जो F1 है वो F2 के बराबर हो जाए। सही है, क्योंकि नेट फोर्स 0 बनाना है। नेट फोर्स 0 बनाने के लिए ये जो दोनों फोर्सेस है वो दोनों फोर्सेस को इक्वल होना पड़ेगा। सही है। सो आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो एक चीज़ सबसे पहली जो हमने यहाँ पे सीखी वो तो ये कि जब भी दो सेम नेचर के चार्जेस है तो जो तीसरा चार्ज आएगा इक्विलिब्रियम, उसकी पोजीशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, तो वो हमेशा दोनों चार्जेस के बीच में आएगी। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब वो पोजीशन एग्जैक्टली क्या होगी ये मैं पता कर लेता हूँ। तो लेट्स सी ये चार्ज को मैं x डिस्टेंस पे रख रहा हूँ फ्रॉम q, ठीक है, x डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज q। तो अब ये x डिस्टेंस मैंने मान लिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बचा हुआ डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा L-x। सही है, यहाँ से यहाँ तक वाला। तो मैंने x और L-x ये दो डिस्टेंसेस मार्क कर लिए। अब इनको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो दोनों फोर्सेस को इक्वल होना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? F1 इज इक्वल्स टू F2, दोनों की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। F1 क्या है? F1 इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज विच इज़ Q वाला चार्ज, है ना। तो फोर्स कितना आएगा? K, Q1 दैट इज़ Q। अच्छा, ये जो मैंने थर्ड चार्ज लिया इसको मैं मान लेता हूँ कि यह है Q2। सही है, Q2 मान लेते हैं। तो ये Q2 है। अब यहाँ पे जब मैं F1 की वैल्यू लिख रहा हूँ तो फोर्स 1 में क्या आएगा? Q इंटू Q2, सही है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज़ x²। और यहाँ पे ये इक्वल होगा किसके साथ? F2 के साथ। F2 इज़ द फोर्स ड्यू टू बड़ा वाला चार्ज, वो कितना आएगा? K 4Q इंटू Q2 डिवाइडेड बाय L-x का होल वाला स्क्वायर। सही है क्या? अच्छा, अब क्या होगा? अब ध्यान से देखना, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। सही है, मुझे क्या मिलेगा? मुझे और Q2 से Q2 भी कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो मुझे मिलेगा 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/L-x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ L-x/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो L-x/x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी, है ना। और यहाँ से आई कैन राइट L-x इज इक्वल्स टू 2x, तो L हो जाएगा 3x के बराबर। तो मेरा जो x है वो कितना आ जाएगा? L/3। तो बेसिकली मुझे क्या मिला? मुझे ये पता चला कि जो मेरा थर्ड चार्ज है उसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसको L/3 डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। सही है क्या? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/3 और बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा? बचा हुआ दैट इज़ 2L/3। सही है क्या? एंड इट मेक्स सेंस एज वेल। क्यों सेंस बना रहा है? क्योंकि देखो, अगर वो थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसके ऊपर एक्ट करने वाले दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। अब अगर ये इक्वल होने चाहिए तो क्या होना पड़ेगा? ध्यान से देखना, Q और 4Q ये दो डिफरेंट चार्जेस है। तो वो थर्ड चार्ज को किसके पास में रहना पड़ेगा? छोटे चार्ज के पास में रहना पड़ेगा, क्योंकि छोटा चार्ज है तो उसका फोर्स जो है वो वीक रहेगा। अब अगर दोनों फोर्सेस को इक्वल होना है तो जो ग्रेटर चार्ज है उससे दूर रहना पड़ेगा और जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास रहना पड़ेगा, तभी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर पाएंगे और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सही है। सो आई होप ये केस 1 आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको क्या देखने मिला कि जब कभी दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे, सेम चीज़ आप -Q और -4Q चार्ज के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। आपको ये पता चलेगा कि जब कभी ये चार्जेस का नेचर सेम है तो जो आपका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है वो हमेशा दो चार्जेस के बीच में आएगा, वो उसके ऑन द आइदर साइड कभी नहीं हो सकता। सही है, तो ये चीज़ यहाँ से हमको सीखने मिली, राइट। नाउ लेट्स लुक एट केस 2 जहाँ पे हम चार्जेस ऑफ ऑपोजिट नेचर की बात करेंगे। सेम टू सेम केस लेंगे। अगेन मैं यहाँ पे एक चार्ज ले रहा हूँ और यहाँ पे दूसरा चार्ज ले रहा हूँ, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ +Q, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ -9Q। सही है, तो ये मेरे पास दो डिफरेंट चार्जेस हो गए। अब मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो 9Q इज़ बिगर इन मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर मैं नेचर वाइज देखूँ तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सही है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, वापस मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को L बोल देता हूँ। सही है। और अब मैं वापस से आपको पूछ रहा हूँ कि एक मैं थर्ड चार्ज लेके आऊँ तो वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम में आएगा। अब अगेन यहाँ पे मैं 3 रीजन्स डिफाइन कर देता हूँ, एक रीजन 1, एक रीजन 2 और एक रीजन 3। अब यहाँ पे चीज़ें कैसे चेंज होगी ध्यान से देखना। जैसा पहले केस में रीजन 2 में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको मिला था, यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ करने का ट्राई करता हूँ और मैं इमेजिन करता हूँ कि व्हाट इफ़ आई हैव केप्ट अ पॉजिटिव चार्ज इन बिटवीन। क्या होगा?
पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगेन देखो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर एक नेट फोर्स आ जाएगा, तो ये कभी इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर एक्ट करने वाले दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में। तो रीजन 2 तो एलिमिनेट हो गया, तो रीजन 2 में मेरा ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अब बात करते हैं रीजन 1 की। रीजन 1 में अगर मैंने चार्ज रखा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है Q वो इसको दूर धक्का देगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको अपने तरफ खींचेगा। तो रीजन 1 में ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लेट्स से फोर्स 1 और यहाँ पे फोर्स 2, ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट मिल जाए। रीजन 3 की बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, अगेन नेगेटिव चार्ज इसको इधर खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज इसको दूर धक्का देगा। तो अगेन ये अगर मैं फोर्स 1 लिखूँ और यहाँ पे फोर्स 2 लिखूँ तो ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हो गए तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि रीजन 2 स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गया, लेकिन रीजन 1 और रीजन 3 जो है यहाँ पे मेरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। करेक्ट क्या? लेकिन अब इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो। अब क्लोजली ऑब्जर्व करके 1 और 3 वाले रीजन्स को फिर से देखो। मैंने क्या बोला कि अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए तो इसके ऊपर जो एक्ट करने वाला नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स 0 होने के लिए दोनों फोर्सेस को इक्वल होना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे F1 और F2 इक्वल हो सकता है क्या? इस केस में F1 और F2 इक्वल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो मेरा चार्ज है प्लस Q जो मैंने चार्ज रखा हुआ है वो पास में है थर्ड चार्ज के, तो सिंस उसका मैग्नीट्यूड छोटा है तो वो छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, लेकिन सिंस वो पास में है तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा जो कि बैलेंस आउट कर पाएगा अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द बिगर चार्ज। लेकिन अगर आप रीजन 3 में देखो तो यहाँ पे फोर्स कभी बैलेंस नहीं हो सकता F1 और F2। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो 9Q है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ये जो चार्ज है ये Q और 9Q में से 9Q के पास में है ना। अब 9Q के पास में है तो मैग्नीट्यूड भी बड़ा है और साथ में डिस्टेंस भी कम है, तो मेरा F2 डेफिनेटली बहुत बड़ा हो जाएगा कंपेयर्ड टू F1, है ना। F1 क्या था, इज़ द रिपल्सिव फोर्स बाय चार्ज Q और F2 क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बाय -9Q। तो -9Q के अट्रैक्टिव फोर्स को कभी भी F1 जो है विच इज़ द रिपल्सिव फोर्स ऑफ Q वो कभी बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि Q अपने आप में मैग्नीट्यूड में छोटा है, साथ में और डिस्टेंस में भी काफ़ी दूर है, तो उसका फोर्स जो वहाँ तक पहुँचेगा उस थर्ड चार्ज तक वो काफ़ी नेग्लिजिबल सा रहेगा, काफ़ी छोटा सा रहेगा कंपेयर्ड टू जो दूसरा फोर्स F2 एक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ 9Q। तो इसलिए मेरा थर्ड रीजन भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि थर्ड रीजन में भी मेरा चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो रीजन 2 आउट हो गया, रीजन 3 आउट हो गया और सिर्फ रीजन 1 जो है वहाँ पर मेरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। क्या करेंगे? अगेन द सेम चीज़, F1 और F2 जो है इन दोनों को इक्वल करेंगे। ये मैं मान लेता हूँ अगेन एट अ डिस्टेंस x रखा हुआ है फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज Q। तो क्या करेंगे? अगेन F1 इज इक्वल्स टू F2 में लिख रहा हूँ। F1 की वैल्यू कितनी होगी? F1 इज़ द रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, मुझे मिलेगा Q। यहाँ पे अगेन ये चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूँ इसको मैं Q1 लिख देता हूँ, तो मुझे मिलेगा Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज़ x का स्क्वायर। और F2 जो है अट्रैक्टिव फोर्स बाय 9Q चार्ज वो कितना आएगा, K 9Q और इसका है वैल्यू Q1 और यहाँ पे मुझे मिलेगा कितना, L प्लस x का स्क्वायर, है ना, क्योंकि L डिस्टेंस तो है ही और उसके बाद और आगे x डिस्टेंस जाना है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L प्लस x। यहाँ पे देखना हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्जेस के नेचर की जो वैल्यू है प्लस या माइनस वो डालने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। K से K ख़त्म हो जाएगा, Q से Q ख़त्म हो जाएगा और Q1 से Q1 ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा L प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल वाला स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से आई कैन राइट L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो L प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x। तो यहाँ से आई गेट L इज इक्वल्स टू 2x एंड दैट वे आई गेट x इज इक्वल्स टू L बाई 2। तो यहाँ से हमको क्या सीखने मिला कि जब कभी चार्जेस ऑपोजिट नेचर के होंगे उस केस में जो मेरा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, वो दोनों चार्जेस के बीच में नहीं आएगा, वो दोनों चार्जेस के बाहर आएगा। बाहर भी कौन से साइड, इट विल बी क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज और वो डिस्टेंस कितना होगा, L बाई 2। सही है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस था उसके हाफ डिस्टेंस पे आउटसाइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज दैट विल बी द पोजीशन ऑफ the point where that third charge would be in equilibrium. So I hope ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये दोनों केसेस समझ में आ गए हैं तो अब समय आ गया है एक निर्वाण सर के लाइफ लेसन का। मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में 2 ऐसे शॉर्टकट फार्मूले बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान बना देंगे। समय आ गया है उन शॉर्टकट फार्मूले को जान लेने का। लेकिन बिफोर आई गेट इन टू निर्वाण सर के लाइफ लेसन, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ गो हैड एंड लाइक द वीडियो।
अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना जो आपके साथ ही 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट निर्वाण सर के लाइफ लेसन। तो अभी हमने केस 1 और केस 2 देखा। केस 1 में हमने क्या किया, चार्जेस ऑफ सेम नेचर लेके दो डिफरेंट चार्जेस थे जो दोनों सेम नेचर के थे, मैग्नीट्यूड एक का छोटा था एक का बड़ा था। इस केस में हमने फाइंड आउट किया कि इक्विलिब्रियम चार्ज कहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा जहाँ पे एक थर्ड चार्ज आके इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर सकता है। हमको पता चला कि वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, दोनों चार्जेस के बीच में, बट इट विल बी स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, है ना, थोड़ा सा स्मॉलर चार्ज की तरफ रहेगा लेकिन दोनों चार्जेस के बीच में रहेगा। वहीं पे जब हम केस 2 की बात कर रहे थे वहाँ पे हमने क्या देखा कि जो दो डिफरेंट चार्जेस है जिनका ऑपोजिट नेचर है, एक का मैग्नीट्यूड छोटा है एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर मेरा जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आएगा वो दोनों के बीच में नहीं आएगा, इट विल बी आउट, है ना, आउट ऑफ बोथ द चार्जेस, लेकिन किस डायरेक्शन में, छोटे वाले चार्ज के पास एंड आउटसाइड ऑफ द टू चार्जेस, करेक्ट है क्या। अब ये दो केसेस अगर आपको समझ में आ गए हैं तो अब समय आ गया इनके बारे में शॉर्टकट जानने का। तो पहले हम शॉर्टकट जानते हैं केस 1 का, विच इज़ टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर। जब भी थर्ड चार्ज को आपको इक्विलिब्रियम में लाना है व्हेन एवर द टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर, तो इसके लिए आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा x, उसका डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू L। यहाँ पे मैं एक चीज़ डिफाइन कर दूँ कि ये Q1 जो है दैट इज़ माई स्मॉलर चार्ज, सही है क्या। तो Q1 मेरा स्मॉलर चार्ज हो जाएगा और Q2 जो हो जाएगा वो मेरा आएगा लार्जर चार्ज, सही है। यहाँ पे अगेन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज Q1 Q2 की मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ। Q1 स्मॉलर चार्ज है और Q2 लार्जर चार्ज है। और L क्या है, L इज़ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, है ना, जैसा कि हमने हमारे डेरिवेशन में भी देखा, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, सही है। तो यहाँ पे इस चीज़ का फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस Q1 होल इंटू L। अब अगर आप मेरा इस बात पे भरोसा नहीं करते तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट्स गो टू केस नंबर 1, जहाँ पे हम केस नंबर 1 देख रहे थे। केस नंबर 1 में देखो हमने एक चार्ज लिया था Q, दूसरा चार्ज लिया था 4Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था L, राइट। हम सेम चीज़ सॉल्व करके देखते हैं, करेक्ट, सेम चीज़ सॉल्व करके देखते हैं। अगेन मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू, उस केस के लिए अगर मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए होता तो मैं क्या करता, अंडर रूट ऑफ Q लिखता मैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि Q1 की वैल्यू क्या थी, Q थी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q2। Q2 की वैल्यू कितनी थी, Q2 की वैल्यू थी 4Q, सही है। और यहाँ पे मुझे मिलता अंडर रूट ऑफ Q एंड दिस वुड हैव बीन इनटू L। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ Q डिवाइडेड बाय, अब ये हो जाएगा कितना, 2 रूट Q प्लस Q, है ना, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा इंटू L। तो यहाँ से देखो अंडर रूट ऑफ Q डिवाइडेड बाय 3 रूट Q एंड होल इंटू L विच विल बी नथिंग बट L बाई 3। एंड इफ़ यू रिमेंबर हमारा जो केस 1 का आंसर आया था वो भी कितना आया था, L बाई 3। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। तो अगर जब कभी मेरे पास ऐसा कोई भी केस है जहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट चार्जेस है जिनका नेचर सेम है और उनके बीच में जो एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज मैं रखना चाहूँ जो कि इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो उसका वैल्यू, उसका जो डिस्टेंस है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर रूट ऑफ Q1 होल इंटू L। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, आप सिंपली वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करो एंड यू विल गेट दी फाइनल आंसर। सिमिलरली अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में भी सेम चीज़, केस 2 में अगर थर्ड चार्ज को आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो सारा का सारा सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में प्लस की जगह आ जाएगा माइनस साइन। तो जब कभी ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे वहाँ पे अगर आपको थर्ड चार्ज को रखना है तो आपको पता है कि थर्ड चार्ज जो आएगा वो आउटसाइड ऑफ द टू चार्जेस आएगा, है ना। देखो पोजीशन तो आपको याद रखनी ही है कि जब भी चार्जेस ऑफ सेम नेचर है तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो दोनों के बीच में आएगा। जब भी ऑपोजिट नेचर की मैं बात करूँगा तो आउटसाइड आएगा, आउटसाइड में भी कहाँ, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, और उसका डिस्टेंस आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2 माइनस अंडर रूट ऑफ Q1 होल इंटू L। वापस से जो हमने केस 2 सॉल्व किया था उसको मैं यहाँ पे शॉर्टकट से सॉल्व करके दिखाता हूँ। x इज इक्वल्स टू, जो हमारा छोटा चार्ज था वो क्या था, Q था, जो बड़ा चार्ज था वो क्या था, 9Q था, सही है, 9Q था, माइनस अंडर रूट ऑफ Q एंड दिस होल विल बी मल्टीप्लाइड टू L। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ Q डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट ऑफ Q माइनस अंडर रूट ऑफ Q होल इंटू L। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्या, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Q डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ Q होल इंटू L। अंडर रूट Q को कैंसिल कर दूँ, मुझे मिल जाएगा L बाई 2 एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैड गॉट, सही है। तो ये दो ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूले जो आपकी
इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली लाइफ को बहुत आसान बना देंगे। जब कभी आपके पास दो डिफरेंट चार्जेस है, अगर आपको पता है कि चार्जेस का नेचर सेम है या ऑपोजिट है, तो आप अकॉर्डिंगली पोजीशन, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अगर सेम नेचर के चार्जेस है तो वो उनके बीच में आएगा, अगर ऑपोजिट नेचर के हैं तो इट विल बी क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज एंड आउटसाइड ऑफ द टू चार्जेस, और उसका डिस्टेंस कितना होगा वो आपको इस फॉर्मूले से वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस की गई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आई होप आपने पूरे वीडियो के साथ साथ सारे नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो अगेन गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, पूरा वीडियो रिवॉच करना, साथ साथ नोट्स बना लेना, बिकॉज ये नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। जब कभी आप नेक्स्ट वीडियो देखो तो पहले पुराने क्लासेस के नोट्स ज़रूर रिवाइज कर लेना, सो दैट आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। आई होप ये 10 वीडियो अब तक जो हमने इस पे बना लिए हैं, जो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को एक के बाद एक सीक्वेंस में देख रहे हैं, आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की हमारे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ जाना, स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करना। धीरे धीरे हम बेसिक्स से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते जा रहे हैं। सारे वीडियोस देख लोगे तो आगे की वीडियोस समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है और आपने वीडियो एंड तक देख लिया है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कि 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।